से सनी। ये आपका भविष्य है और ये मैं 22वीं सदी की धरती हूँ और ये हमारा आज है। हाँ? उधर चला गया। नहीं उधर ही आना वो भी दिखाना है ना। 21वीं सदी जहाँ आप इस सुंदर दुनिया और हसीन प्रकृति के नजारे देख रहे हैं और इसके एहसास के साथ सुखी जीवन बिता रही है। मेरी सतह पर होने वाला हर जैविक कार्य सूर्य की रोशनी की ऊर्जा से होता है। दिन के समय मेरी सतह सूरज की रोशनी को सोख लेती है। हालांकि इसका बड़ा हिस्सा वापस अंतरिक्ष में लौट जाता है, लेकिन मेरी सतह जितना सोख लेती है वो मुझ पर रह रहे जीवों के लिए जरूरी है। मेरे वायुमंडल में मौजूद वाटर वेपर्स, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड नेचुरल ग्रीन हाउस गैसें हैं जो एक कंबल की तरह काम करती है और सूरज से आ रही गर्मी का एक हिस्सा रोक लेती है। इन गैसों का वायुमंडल में ज्यादा होना भी नुकसानदेह है, क्योंकि इससे मेरे वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है। मेरे तापमान का संतुलन सूरज से आ रही गर्मी और उसे अंतरिक्ष में वापस भेजने के अनुपात पर निर्भर करता है। ग्रीन हाउस गैसें तापमान के संतुलन के लिए महत्वपूर्ण है। वाटर वेपर्स, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड नेचुरल ग्रीन हाउस गैसें हैं जो मेरे तापमान को औसतन 15 डिग्री सेल्सियस पर रखते हैं। मेरी सतह पर हर जगह का तापमान अलग है। जहां दक्षिण के महादेश अंटार्कटिका में तापमान 0 से 60 डिग्री सेल्सियस नीचे चला जाता है, तो वहीं सहारा के रेगिस्तानों में ये 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है। लेकिन इन सब का औसत है तकरीबन 15 डिग्री सेल्सियस, जो जीवों, पौधों और मुझ पर रहने वाले हर जीव के जीवन के लिए बहुत अनुकूल है। मुझे लगता है कि आप कुछ सोच में पड़ गए कि ये सारी बातें मैं आपको क्यों बता रही हूँ। दरअसल मैं दिन ब दिन पहले से ज्यादा तप रही हूँ। पिछली कुछ सदियों में मेरा तापमान बढ़ने लगा है। तकरीबन 0.4 डिग्री से लेकर 0.8 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ये औसत के लिहाज से बहुत अधिक है और इसके जिम्मेदार भी आप हो, सिर्फ आप। कोयला, पेट्रोलियम और ऐसे ही बाकी के फॉसिल फ्यूल कार्बन से भरपूर होते हैं। जब ये जलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड में बदलकर हवा में आ जाते हैं। हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा सूरज की गर्मी को वापस अंतरिक्ष में जाने से रोकती है। इससे मेरा औसत तापमान बढ़ रहा है। ये थोड़ा सा बदलाव भी मेरी प्रकृति को काफी बदल सकता है। जैसे तापमान में ये बदलाव पहाड़ों के बर्फ और ध्रुवों पर जमी बर्फीली परतों को पिघला देगा। ग्लेशियर पिघल जाएंगे और पीने लायक सारा पानी समुद्र में जाकर खारा हो जाएगा। इससे समुद्र का जल स्तर भी बढ़ेगा, जिससे न जाने कितने तटीय क्षेत्र के गांव, जंगल और उनमें रहने वाले जीव जंतुओं की जान खतरे में पड़ सकती है। पिछले 50 साल में इंसानी आबादी 2 अरब से बढ़कर 6.5 अरब तक पहुंच गई है।
जो मेरे लिए एक गंभीरता का विषय है। दिन प्रतिदिन शहर बस रहे हैं, बड़ी बड़ी इमारतें बन रही हैं और हजारों की तादाद में बढ़ती मोटर गाड़ियां। हमें ये समस्या धीमी गति से बढ़ती महसूस हो रही है, पर वास्तव में ये बहुत ही तेज गति से बढ़ रही है। कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं जिनकी वजह से ये सब हो रहा है। ये बड़े बड़े कारखाने और उनकी ऊंची ऊंची चिमनियों से रोज निकलता काला धुआं इस बात का प्रमाण है कि ये हमारे पर्यावरण को कितनी हानि पहुंचा रही है। क्या आप जानते हो कि मुझे रात के समय जगमगाने के लिए आप कितनी बिजली का इस्तेमाल करते हो, और इस बिजली को बनाने में ना जाने कितना कोयला इस्तेमाल किया जाता है। आप जिन बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, उन शहरों को बसाने और बड़े बड़े कारखाने लगाने के लिए ना जाने कितने ही जंगलों को काटना पड़ा है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर एक कार 26,000 मील चलती है तो उससे जितनी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, औसतन उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड एक स्वस्थ पेड़ हर साल कम करता है और हमारे वातावरण को स्वच्छ बनाता है। एक स्वस्थ पेड़ हर साल औसतन 13 पाउंड कार्बन डाइऑक्साइड सूखता है और आपको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देता है, जिसके बगैर जीवन संभव ही नहीं है। अगर तापमान ऐसे ही बढ़ता रहा तो इसका असर खासकर हमारे ग्लेशियर पर पड़ेगा। पूरे उत्तर भारत के मैदान को सींचकर उपजाऊ बनाने वाली गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, जो मध्य हिमालय का 30.2 किलोमीटर लंबा ग्लेशियर है। आईपीसीसी की रिपोर्ट के अनुसार 18